गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी मीडियम का लेक्चर नंबर 16 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चे आज पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, जो कि हमारा क्या है बाबू, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएँ। तो इस टॉपिक में बच्चों आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएँ में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बच्चों, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं का मतलब क्या होता है बाबू, एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, और इस संक्रियाओं को हम लोग आव्यूह के ऊपर किस प्रकार से लगाते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस चीज़ का क्या यूज़ है। तो हम लोग आव्यूह चैप्टर में एक हमारा आखिरी टॉपिक है। हमारा आखिरी टॉपिक क्या है बाबू आव्यूह चैप्टर में, तो हमारा आखिरी टॉपिक है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, जो कि आपका आव्यूह चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। और इस चीज़ को अगर समझना है आपको, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं आनी चाहिए। अगर ये आप जानते हो, संक्रियाएं आप समझ पा रहे हो, तो आप आसानी से व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, वो आप आसानी से समझ सकते हो कि किस प्रकार से किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात किया जाए, किस प्रकार से किसी आव्यूह का इन्वर्स फाइंड आउट किया जाए। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वो चीज़ समझने के लिए आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह। और अगर बच्चों वीडियो अंत तक पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला जो हमारा संक्रियाएँ हैं, ठीक है, आव्यूह के ऊपर जो भी संक्रियाएं हम लगा सकते हैं उस संक्रिया को हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला संक्रियाएं जो हम आव्यूह के ऊपर लगा सकते हैं वो क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए, तो हमारा सबसे पहला संक्रियाएं जो बच्चों आव्यूह के ऊपर हम लगा सकते हैं वो क्या है, तो ठीक है, किसी दो पंक्तियों, ठीक है, किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों, किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय करना। ठीक है, परस्पर विनिमय करना। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला संक्रिया है। मतलब बच्चों, दो पंक्ति या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय करने का मतलब क्या होता है, तो ध्यान सुनिएगा बच्चों। इस चीज़ को, इसका मतलब मैं आपको समझा करके बताता हूँ कि आव्यूहों के कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ को आप परस्पर विनिमय कर सकते हो। ये परस्पर विनिमय का मतलब क्या होता है बाबू, तो परस्पर विनिमय का मतलब इंग्लिश में होता है क्या बाबू, तो इसका मतलब होता है इंटरचेंज करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है इंटरचेंज करना। तो परस्पर विनिमय कर सकते हैं हम कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ का, जो कि आव्यूह में मौजूद होगा। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से हम किसी आव्यूह का कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ का परस्पर विनिमय कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपके पास मान लो एक आव्यूह है ए नाम का, जिसके अंतर्गत अवयव बच्चों मानो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, -5 और 8। ये हमारा एक ए नाम का आव्यूह है बच्चों। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये हमारा ए नाम का आव्यूह है तो इस आव्यूह में मैंने आपसे बोला कोई भी दो पंक्ति का परस्पर विनिमय करना। तो कोई भी दो पंक्ति का परस्पर विनिमय करने का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो मैंने चाहा है कि इस आव्यूह में मौजूद जो हमको R1 दिखाई दे रहा है बाबू, ये हमारा 1 है, ये हमारा क्या है बाबू, R2 है। ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये हमारा बच्चों क्या है R1, ये हमारा क्या है बच्चों R2। ठीक है, और ये हमारा क्या है बच्चों C1 है, ये हमारा क्या है C2 है, और ये हमारा क्या है C3 है। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, संक्रिया जो लगा सकते हैं हम आव्यूह के ऊपर, तो संक्रिया क्या है बाबू, ध्यान सुनिएगा। तो इस आव्यूह के ऊपर हम क्या संक्रिया लगा सकते हैं, कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ का हम परस्पर विनिमय कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम दर्शाएंगे कैसे, दर्शाने का तरीका ध्यान दीजिए बाबू क्या है। मैंने लिखा R1
इसको बोलते हैं परस्पर विनिमय का सिंबल। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटरचेंज का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है बाबू, परस्पर विनिमय। तो R1 इंटरचेंज करना है हमें R2 से। R1 इंटरचेंज R2 का मतलब क्या हुआ, तो याद रखिएगा बाबू, ये इंटरचेंज का सिंबल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा बाबू, इसको इंटरचेंज का सिंबल बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, इस चीज़ का मतलब होता है कि R1 पे स्थित, ठीक है ना, R1 पे स्थित जो भी अवयव है बाबू, ठीक है, वो R2 के जगह पे चले जाएगा। और R2 पे स्थित जो भी अवयव है वो R1 के जगह चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है R1 इंटरचेंज R2। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब हम लोग A नाम के अवयव में R1 को R2 से क्या करते हैं बच्चों, इंटरचेंज करते हैं, तो इससे अवयव में बदलाव हो जाएगा। मतलब हमारा अब एक नया अवयव जनरेट होगा। और वो हमारा नया अवयव क्या होगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, तो हमारा नया अवयव क्या होगा, तो ये जो R2 दिखाई दे रहा है वो R1 के जगह चला जाएगा, तो वह जगह 4 -5 8, और ये क्या हो जाएगा बाबू, 1 2 और 3। देख सकते हो कि हमारा जो R1 था बाबू वो R2 के जगह पे चला गया, जो R2 था वो R1 के जगह पे चला गया। इसी को बोलते हैं परस्पर विनिमय करना। ठीक है, तो परस्पर विनिमय मतलब R1 और R2 का हम लोगों ने परस्पर विनिमय किया, मतलब R1 की जगह R2 चला गया और R2 की जगह R1 चला गया। तो इससे क्या होता है बच्चों, तो इससे हमारे अवयव में चेंजेज आ जाता है। ठीक है, और इससे हमारा एक नया अवयव तैयार हो जाता है, और ये हम लोग बोलते हैं बाबू संक्रिया। ठीक है, तो ये हमने अवयव के ऊपर एक संक्रियाएँ लगाए, जो कि हमारा किसी पंक्ति पर लगाया गया है। इसी प्रकार से आप चाहे तो अवयव के ऊपर संक्रियाएँ लगा सकते हो, ये परस्पर विनिमय वाला संक्रिया लगा सकते हो। किसके ऊपर बच्चों, कॉलम के ऊपर। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारे पास है, सेम यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लेकिन मैंने इस पर बोला आपको C1 को परस्पर विनिमय कीजिए C3 से। ठीक है, तो यही हमारा A नाम का अवयव है, और इसी अवयव मैंने चाहा कि C1 को हम C3 से परस्पर विनिमय करना चाहते हैं, तो एक नया अवयव बन कर के आएगा। लेकिन इस बार इस नया अवयव में क्या होगा बाबू, तो ये नया अवयव क्यों बन कर के आया, क्योंकि C1 को हमने C3 से क्या किया, परस्पर विनिमय किया। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस जगह आ जाएगा 3 8, इस जगह तो पहले से 2 और -5 रहेगा, क्योंकि C2 कहीं नहीं गया है। और यहाँ क्या आ जाएगा बाबू, 1 और 4। आप देख सकते हो जो हमारा C1 था वो C3 से परस्पर विनिमय हुआ, मतलब C1 के जगह पे जो भी स्थित था बच्चों, C1 के जगह पे स्थित अवयव, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, C1 के जगह पे स्थित जो अवयव था बाबू वो कहाँ चला गया, C3 के जगह पे स्थित अवयव के पास चला गया। और C3 के जगह पे जो स्थित अवयव थे वो हमारे कहाँ चले गए बच्चों, तो वो हमारे चले गए C1 के जगह पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परस्पर विनिमय करना, मतलब एक दूसरे के जगह को क्या कर लेता है बाबू, ये ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हो, ये परस्पर विनिमय का हमने यहाँ पे क्या किया बाबू, सिंबल का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अवयव के ऊपर इस संक्रियाएं को हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस किस प्रकार के संक्रियाएं को लगा सकते हैं। तो हम लोग अवयव के कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ का हम परस्पर विनिमय कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, बस इसीलिए क्योंकि इन चीज़ों का उपयोग करेंगे हम लोग आगे चल करके, इन चीज़ों का हम उपयोग करने वाले हैं, इसीलिए इन चीज़ों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या है बाबू, हमारा दूसरा संक्रिया जो हम अवयव के ऊपर लगा सकते हैं। तो हमारा दूसरा संक्रिया जो अवयव के ऊपर हम लगा सकते हैं बाबू, तो हमारा दूसरा संक्रिया क्या है, ध्यान से देखिएगा, किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, ठीक है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर, ठीक है, संख्या से, एक शून्येतर संख्या से गुणन करना। ठीक है, बोला गया है, ठीक है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणन करना
ये भी हमारा एक संक्रिया है बाबू। ये संक्रिया हम किसी अवयव के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए बच्चों, हमारे पास एक अवयव है ए नाम का, और इस अवयव के अंतर्गत अवयव क्या है बाबू, 3, -2, 4 और 6। ठीक है। जो आपके सामने मैंने दूसरा संक्रिया लिखा है, दूसरा संक्रिया क्या है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणन करना। इस शून्येतर संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों, तो इस शून्येतर संख्या का मतलब होता है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर मतलब, तो नॉन जीरो का मतलब होता है बाबू, शून्येतर संख्या का मतलब इसका मतलब होता है बाबू नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का मतलब बाबू जो शून्य मतलब जीरो ना हो। ठीक है, मतलब हमें यहाँ बोला गया है कि किसी अवयव में हम ऐसा भी संक्रिया लगा सकते हैं कि उसके किसी स्तंभ, कोई भी स्तंभ या कोई भी पंक्ति को हम किसी शून्येतर संख्या से गुना कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए, ये हमारा बाबू R1 नाम का पंक्ति है, ये हमारा R2 नाम का पंक्ति है। ठीक है, ये हमारा C1 नाम का स्तंभ है और ये हमारा C2 नाम का स्तंभ है। तो हमने देखा कि हमारे इस अवयव में मौजूद R1 और R2 दो पंक्ति है और C1 और C2 नाम का दो स्तंभ मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि इस R1 नाम के पंक्ति में मैं कुछ बदलाव करूँ, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, R1 टेंड्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं बाबू, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं टेंड्स टू। ये जो सिंबल आपने में दिखाई दे रहा है तीर जैसा, इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू। तो R1 टेंड्स टू, ठीक है, इसका मतलब होता है R1 में हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं। ठीक है ना, R1 में हम क्या करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं। किस प्रकार, तो मैंने आपसे बोला इस R1 नाम के पंक्ति में अगर हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, मतलब ये 3 और -2 हमारा अवयव है जो कि मौजूद है R1 नाम के पंक्ति में, इसमें हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो बदलाव करने के लिए तरीका क्या है बाबू, तो हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को हम किसी शून्येतर संख्या से गुना कर सकते हैं अवयव में। मतलब मान लीजिए मैंने R1 में बदलाव करना चाहा, कैसे, तो मैंने इस R1 को 2 से गुना कर दिया। ठीक है, तो R1 अपने आप को बदलना चाहता है, R1 में बदलाव करना चाहते हैं, तो R1 सामने आया बाबू। ध्यान से देखिएगा, लिखने का तरीका क्या होता है, हम इस पंक्ति में कुछ बदलाव करना चाहते हैं किसी शून्येतर संख्या से गुना करके, और हम चाहते हैं इस शून्येतर संख्या को वो क्या हो, 2 हो, और हम इस चाहते हैं इस अवयव के इस पंक्ति में, R1 नाम के पंक्ति में हम 2 से गुना करें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान दीजिए। R1 टेंड्स टू, मतलब R1 बदलना चाहता है खुद को, तो R1 देखिए सामने आया है ना, और इसमें बच्चों हम किससे गुना कर दिए, तो इसमें हम लोगों ने गुना कर दिया बाबू 2 से। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ बाबू हमारे अवयव के पंक्ति R1 में हम 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे बाबू तो अवयव बदल जाएगा। जब अवयव बदल जाएगा तो क्या अभी भी वह अवयव ए ही रहेगा, जी नहीं, वह अवयव कुछ और बदल जाएगा। तो उसका नाम हमने रख दिया बी। तो ध्यान से देखिएगा, R1 में चेंज हो रहा है बाबू, R2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो R2 हमारा 4 और 6 अभी भी रहेगा, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने देखा कि R1 में बदलाव होने वाला है, कैसे, R1 में 2 से गुना करके, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 2 तिया 6 और 2 दूना -4। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने इस संक्रिया को लगाया है, और उस संक्रिया को लिखने का तरीका क्या होता है बाबू, इस तरह से। ठीक है ना, R1 में बदलाव करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे R1 सामने आया है, और उसमें हम 2 से गुना करना चाहते थे, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए आप इसी अवयव में, ठीक है, आप किसी स्तंभ में बदलाव करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि C2 नाम का स्तंभ हमारा जो दिख रहा है उसमें हम 3 से गुना कर दें, तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे C2 में मैं बदलाव करना चाहता हूँ, तो C2 सामने आएगा। ठीक है, C2 में अगर हम बदलाव करना चाहते हैं बाबू, तो C2 कहाँ आएगा, C2 सामने आएगा। और उसमें हम किससे गुना करके बदलाव करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं बाबू इसमें 3 से गुना करना। ठीक है, तो C2 क्या है, तो ये 2 -2 और 6 हमारा C2 है। उसमें बदलाव कैसे आया बाबू, 3 से गुना करके। तो समझिएगा C2 टेंड्स टू 3 C2 का मतलब हुआ C2 अपने आप को बदलना चाहता है। ठीक है, जो कैसे बदलेगा, 3 से गुना करके। तो ध्यान से देखिए, जब हम अवयव के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी शून्येतर संख्या से गुना करते हैं तो अवयव में बदलाव हो जाएगा, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं अवयव बदल रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसका नाम मैंने रख दिया सी, बिकॉज ये अवयव जो ए था वो ए नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। क्यों,
ध्यान से देखिए, हमारा C2 में बदलाव हो रहा है तो C1 हमारा जैसा का तैसा रहेगा, और C2 में हमारा बदलाव कैसे बाबू, 3 से गुना करके, तो ये 3 दूना -6 और 6 3 18 हो जाएगा बाबू। तो आप देख सकते हो यही आव्यूह A अब बन गया हमारा आव्यूह C। कैसे, तो किसी स्तंभ में हमने किसी शून्येतर संख्या से गुना करके उस आव्यूह को रूपांतरण कर दिया उसका, ठीक है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। या आव्यूह के किसी पंक्ति में हम लोगों ने किसी शून्येतर संख्या से गुना करके उसमें रूपांतरण कर दिया, उसमें कुछ संक्रियाएं लगा करके हम लोग उसमें कुछ रूपांतरण कर दिया, ठीक है, तो उससे हमारा आव्यूह भी निकल करके आएगा। तो ये बच्चों हम लोगों ने सीखा कि ये अभी तक कि कौन कौन से संक्रियाएं हैं, जो संक्रियाओं का उपयोग हम कर सकते हैं किसी भी आव्यूह में, किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, वो उपयोग करना हम लोगों ने सीखा है, और उसको हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं बच्चों, वो दर्शाने का तरीका मैंने आपको सिखाया, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और संक्रिया है बच्चे, हमारा एक और संक्रिया क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारा तीसरा नंबर संक्रिया क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर हमारा संक्रिया क्या है। तीसरा संक्रिया है बाबू, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों, ठीक है, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों, ठीक है, किसी पंक्ति तथा स्तंभ के अवयवों में किसी अवयवों में किसी अन्य पंक्ति, किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ, ठीक है, किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत, स्तंभ के संगत अवयव, ठीक है, अवयवों, ठीक है, किसी पंक्ति तथा अन्य पंक्ति तथा अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के अवयवों को, है ना, अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके, ठीक है, किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ना, ठीक है, गुना करके जोड़ना। चीज़ को समझिएगा, हमारा जो तीसरा संक्रिया आप बोल सकते हो, ये हमारा तीसरा संक्रिया क्या है बाबू, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ना, ठीक है। ये भी संक्रियाएं हम लगा सकते हैं किसी आव्यूह पे। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक आव्यूह बाबू लिया A नाम का, ठीक है, और हमारा ये A नाम के आव्यूह में अवयव क्या है बाबू, 2 4 -1 3 1 0, ठीक है, 1 5 6, ये हमारा एक A नाम का आव्यूह है बाबू, ठीक है। और जो हमारा तीसरा संक्रिया बोला गया, उस संक्रिया का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। बोला गया किसी पंक्ति, तो कोई भी पंक्ति या स्तंभ, आपकी इच्छा। तो आप देख सकते हो इस आव्यूह में 3 पंक्ति है, R1 R2 और R3, 3 स्तंभ है, C1 C2 या C3। तो हमारे पास आप देख सकते हो कि हमारे पास A नाम का एक आव्यूह है, जिस आव्यूह में आपको दिखाई दे रहा होगा 3 पंक्ति R1 R2 और R3, और 3 स्तंभ हमें बच्चों दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, C1 C2 और C3 नाम का। तो क्या बोला गया, तो बोला गया है कि किसी भी आव्यूह का, याद रखिएगा, कोई भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी दूसरे पंक्ति या
स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ने का बात किया जा रहा है। तो इस ऑपरेशन को इस संक्रिया को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लो मैं R1 में बदलाव करना चाहता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा मैं R1 में बदलाव करना चाहता हूँ, ठीक है, ये हमारा R1 नाम का पंक्ति है, इस R1 नाम के पंक्ति में बदलाव करना चाहता हूँ, कैसे? तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ रूल क्या कहा है, किसी पंक्ति, ठीक है, तो मैं थोड़ा देर के लिए पंक्ति को ही सोच कर चल रहा हूँ, स्तंभ को थोड़ा देर के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति, ठीक है, तो किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों, ठीक है, किसी संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से, ठीक है, गुना करके जोड़ने का बात करा। आप सिर्फ पंक्ति के हिसाब से सोचिए तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। तो बोला गया है किसी पंक्ति में, ठीक है, किसी दूसरे पंक्ति, किसी पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति के संगत अवयव को, ठीक है, के संगत अवयव को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ना। जैसे मान लो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे आपको सामने लिखा गया दिखाई दे रहा है ना बाबू, उसी के अनुसार मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था टेंस टू का मतलब क्या है। टेंस टू का मतलब है, अगर यहाँ R1 टेंस टू लिखा है, इसका मतलब R1 अपने आप को बदलना चाहता है, R1 में हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं। तो ये हमारा R1 है, इस R1 में हम बदलाव करना चाहते हैं, कैसे? तो R1 में अगर हम बदलाव करना चाहते हैं तो R1 अपने आप को बदलने के लिए किसी दूसरा पंक्ति का भी सहारा ले सकता है। किसी दूसरा पंक्ति का सहारा मतलब बाबू, तो ध्यान से देखिएगा, अगर R1 अपने आप को बदलना चाहता है तो हम बताए थे अभी जस्ट, जो अपने आप को बदलना चाहेगा वो सामने आएगा। देखिए सामने आया, तो ये हमारा सामने R1 आया, ठीक है। तो R1 अपने आप को बदलना चाहता था तो R1 सामने आया, ठीक है। और ये अपने में क्या जोड़ सकता है बाबू, किसी दूसरे पंक्ति का सहारा लेकर के जोड़ सकता है। तो ये मान लीजिए किसी दूसरे पंक्ति का सहारा लिया खुद में बदलाव करने के लिए, किसका? R2 का। और इस R2 में बाबू हम कोई भी शून्येतर संख्या गुना करके तब इसमें जोड़ करके बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है R1 में अब चेंजेस आ रहा है, बदलाव आ रहा है, कैसे? R1 में जो भी अवयव दिखाई दे रहे हैं बाबू, ये R1 के अवयव हैं, इसमें बदलाव आएगा, कैसे? इस R1 के अवयवों में R2 का संगत अवयव को 2 से गुना करके जोड़ने का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके कारण किस प्रकार से हमारे अवयव में बदलाव आएगा, वो अवयव मैं आपको बदल करके दिखाता हूँ। देखिए बाबू, मैंने देखा कि यहाँ पे बदलाव आएगा तो उसको मैंने मान लिया B। अब बदलाव कैसे आएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा बदलाव आने का तरीका क्या है, ठीक है। हमारे पास R1 में बदलाव आने का बात हो रहा है, कैसे? R1 को R2 का दुगना करके जोड़ने का बात हो रहा है। तो ये हमारा R2 के अवयव है, ये हमारा R1 का अवयव है। तो पहले R2 का दुगना करो, जब R2 का दुगना करके R1 से जोड़ोगे तो R1 में जो वैल्यू आएगा वो हमें लिखना है। तो चीज़ को समझिएगा बाबू, मन में सोचो, यहाँ रफ में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं रफ में लिख रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। बात संगत अवयव का होगा। मान लो हमारा R1 का सबसे पहला अवयव कौन है बाबू, हमारा सबसे पहला अवयव 2 है। इसका संगत कौन है बाबू, तो इसका संगत अवयव है हमारा 3, ठीक है, इसी को संगत बोलते हैं। तो देखिए यहाँ R1 के जगह पे, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या रख रहे हैं 2। 2 में बदलाव आएगा, कैसे बाबू? तो R1 की जगह 2 प्लस 2 इंटू R2। R2 मतलब R1 का संगत अवयव, तो 2 का संगत अवयव कौन है बाबू, तो 2 का संगत अवयव है 3। तो ये 3 2 जा क्या हो जाएगा बाबू, 6, और 6 में क्या जुड़ेगा बाबू, 2। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया बाबू, 8, ठीक है। तो ये अब 2 नहीं रहा बाबू, ये 2 बदल करके क्या बन गया, अब 8 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब, इस चीज़ का मतलब हुआ ये कि 2 बदलने वाला है, कैसे? तो 2 बदलने वाला है कैसे, तो 2 में जोड़ेंगे इस 2 के संगत अवयव, मतलब कि 3 में 2 गुना करके, ठीक है, और गुना करने के बाद 6, और 6 में 2 जोड़ने के बाद ये क्या बन गया बाबू, 8। इसका मतलब हुआ 2 बदल करके अब क्या बन गया, 8। इस संक्रिया के बदौलत हम बोल सकते हैं अब हमारा 2 2 नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, 8 बन जाएगा। तो यहाँ R1 में क्या बदलाव आया, R1 का पहला अवयव हमारा बन गया 8। उसी प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा, हमारा दूसरा अवयव क्या है बाबू, R1 की जगह
4, R1 का दूसरा अवयव क्या है 4, ये अपने आप को बदलना चाहता है 4, कैसे, तो 4 सामने आया, R1 सामने आया, कैसे बदलेगा 4 अपने आप को बदलेगा कैसे, उसमें 4 का संगत अवयव, तो 4 का संगत अवयव कौन है बाबू 1, इसमें क्या गुना करके, तो 2 गुना करके अपने आप को बदल रहा है। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 2 + 4 कितना हो गया बाबू 6, मतलब अब ये 4 4 नहीं रहा, ये बदलने के बाद क्या बन जाएगा, अब 6 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे अब क्या आ जाएगा बाबू 6 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, अब हमारा R1 का अगला अवयव कौन है बाबू -1 है, ये -1 अपने आप को बदलना चाहता है, तो -1 सामने आया, कैसे, तो इसमें -1 का संगत अवयव कौन है 0, उसमें किससे गुना कर दो 2 से गुना करके, देखो कि क्या बदलाव आया, तो ये 0, ये प्लस -1, तो अभी भी क्या रहा -1 ही रहा, मतलब ये माइनस में जो भी बदलाव करने का कोशिश किए बदलाव नहीं हुआ, वापस से रिजल्ट हमें क्या मिल गया बाबू -1 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखो R1 के अवयवों में बदलाव कर लिया। R1 पहले क्या था बाबू 2 4 और -1 था, अब ये संक्रिया लगाने के बाद अब ये क्या बन गया है 8 6 और -1, तो बदलाव सिर्फ R1 में हो रहा था, इसलिए R1 में आपको बदलाव दिखाई दे रहा, R2 R3 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 3 1 0 1 5 और 6 ये हमारा अवयव मिलेगा बी नाम का, जो कि इस संक्रिया को लगाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है बाबू, आपको समझना है। ठीक है, डायरेक्ट आप कैसे समझिएगा, R1 और ये R2 है, ठीक है, दुगना कर दीजिए इसका, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ कि R2 को दुगना करो और R1 के साथ जोड़ दो, तो R2 का दुगना करो और R1 के साथ संगत अवयव में जोड़ दो, तो 2 3 ज़ा 6, 6 + 2 8, देखिए मिल गया। ठीक है, 2 1 जा 2, ध्यान से देखिए बाबू 2 1 जा 2, दुगना किए और जोड़ दिए ऊपर, तो क्या हो जाएगा बाबू 2 + 4 6, तो देखिए 6 मिल गया। फिर बाबू यहाँ ध्यान से देखिए 2 0 जा 0 0 और प्लस जोड़ दिए बाबू -1, तो 0 -1 का बाबू -1 देख रख सकते हो, डायरेक्ट इस तरह से आपको समझना है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अवयव के ऊपर हम संक्रिया लगा सकते हैं। तो ये भी एक संक्रिया है बाबू, ये भी एक तरीका है, जो तरीका हम अवयव के ऊपर लगा सकते हैं संक्रिया के रूप में, ताकि उससे अवयव में रूपांतरण हो जाए, उसमें कुछ बदलाव आ जाए। ठीक है, तो ये बाबू कुल मिलाकर के हम लोगों ने 3 संक्रिया देखा। इसी प्रकार से आप यही संक्रिया बाबू, ठीक है, आप सेम यही संक्रिया है, ठीक है, कॉलम के रूप में, स्तंभ के रूप में भी लगा सकते हो। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा C2 में मैं बदलाव करना चाहता हूँ, तो C2 कहाँ आएगा बाबू, सामने आ जाएगा। ठीक है, कैसे, तो इसका C2 के साथ हम यूज कर सकते हैं, इसको जोड़ घटा कर किस जोड़ने का किसका यूज कर सकते हैं बाबू, या तो C1 का या तो C3 का। तो मैंने मान लो C2 में बदलाव करना चाहा, तो C2 में बदलाव करने के लिए C2 हमारा क्या है बाबू, सामने आया, और इसमें हम किसको जोड़ सकते हैं, या तो C1 को या तो C3 को। तो मैंने C3 को जोड़ दिया, मान लो कैसे, 3 गुना करके, तो उसके हिसाब से हमारा मान लो D नाम का अवयव अब आएगा कुछ और, जो हमारा A नाम का अवयव, तो उसी मैंने ये ऑपरेशन लगाया है, ये संक्रिया लगाया है। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये हमारा बाबू C2 है, ठीक है, और ये C2 में बदलाव होने वाला, ये पूरा C2 है हमारे, C2 में बदलाव होने वाला बाबू, कैसे, C2 में 3 गुना C3 करके जोड़ देना है। तो ध्यान से देखिए बाबू, ये हमारा C3 है, तो C3 के अवयव दिखाई दे रहे होंगे -1 0 और 6, इस C3 के अवयव में 3 गुना करके C2 से जोड़ देना। तो मन में सोचिए 1 में 3 गुना होगा बाबू, तो -3 में अगर 4 जुड़ जाएगा बाबू, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा C2 में बदलाव करना था, तो हमारा C2 का पहला अवयव क्या मिल जाएगा बाबू, तो हमारा C2 का पहला अवयव मिल जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार से C2 का दूसरा अवयव क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 0 है, तो 3 गुना 0, क्या कि 3 से C3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना 0 मतलब 0 0 में बाबू 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो इस संक्रिया के अनुसार ध्यान से देखिएगा, हम बोल सकते हैं 0 गुना 3, ठीक है, C3 में 3 गुना हुआ, तो 0 गुना 3 और उसका संगत अवयव बाबू C2 में कौन है 1, तो 0 + 1 का मतलब क्या हो जाएगा बाबू 1। तो आप देख सकते हो जो हमारा C2 का दूसरा अवयव है वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला ध्यान से देखिए बाबू, अगला क्या है 6,
तो 6 में 3 से गुना होगा तो क्षेत्रीय 18, 18 प्लस 5 अगर करोगे बाबू तो 18 प्लस 5 कितना हो जाता है 23। तो ये हमारा कितना हो गया बाबू 23। तो हमसे बोला गया था C2 में बदलाव करने के लिए, तो देख सकते हो C2 में बदलाव हो चुका है, जो पहले था वो नहीं है, कुछ और आ गया। और C1 और C3 पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसीलिए C1 जो था वही लिखेंगे और C3 जो था वही लिखेंगे। तो C1 कितना है बाबू 231। तो ध्यान से देखिए, उसको हम 231 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 231। और हमारा C3 का अवयव में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, तो वो -106 है, तो इसको हम -1 0 और 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार से बाबू आप देख सकते हो हमारा ए नाम का अवयव में हमने संक्रियाएं लगाया, और इस संक्रियाओं के मदद से हमने अवयव में किस तरह से उसमें बदलाव किया, वो अवयव के बदलाव आप देख सकते हो। ए से अब ये क्या बन चुका है डी। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन में, मतलब पूरे कंसेप्ट में क्या क्या संक्रिया अवयव के ऊपर स्तंभ या पंक्ति के रूप में लगा सकते हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यही बाबू आपका 3 संक्रियाएं हैं, जो 3 संक्रियाएं आपको समझना पड़ेगा, जो कि प्रारंभिक रूप में किसी भी अवयव के ऊपर हम लगा सकते हैं। ठीक है, पहला परस्पर विनिमय कर सकते हैं अवयव के अवयवों को। दूसरा क्या बाबू, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी एक शून्येतर संख्या से गुना करके लिख सकते हैं। और तीसरा, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ करके लिख सकते हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो ये बाबू हमारे पास 3 कंसेप्ट है, ये 3 कंसेप्ट है जिन कंसेप्ट को आपको दिमाग में सेट करके रखना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बदौलत, यही संक्रियाओं के मदद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा आव्यूह चैप्टर का आखिरी टॉपिक है बाबू, उस आव्यूह चैप्टर के आखिरी टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, जो कि हमारा क्या है बाबू आखिरी टॉपिक, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसके मदद से हम किसी भी आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं, मतलब व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ये बाबू हमारा आखिरी टॉपिक है, आव्यूह को याद रखिएगा। इसीलिए जो बेसिक चीज़ मैंने आपको आज पढ़ाया है, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझदारी से समझ करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ आपको आव्यूह में व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स का बोल सकते हो थोड़ा सा टफ टॉपिक है, यही एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे आव्यूह में थोड़ा सा टफ होता है। अगर इसको आप अच्छे से समझ करके चलते हो बच्चों, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 17 में, जहां हम लोग बात करेंगे व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में और समझेंगे किसी आव्यूह का व्युत्क्रम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत करके मन लगा करके पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों होना है, ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए।